Hello students, today we are going to do the lesson 5. It's the part 2 of lesson 5, 10 natural laws of success. This is class 12th. Book name is Spectrum, the Spectrum, and this is the textbook. So we are going to do part 2 of 10 natural laws of success. तो अभी तक हम 3 लॉज के बारे में पढ़ चुके हैं. पहला लॉ बता रहा था हमें कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट एंड इवेंट कंट्रोल, समय प्रबंधन और घटनाओं पर कंट्रोल, नियंत्रण. दूसरा लॉ बता रहा था प्रबंधन मूल्यों को कैसे पहचानते हैं, गवर्निंग वैल्यूज़ को, हाउ टू नो अबाउट आवर गवर्निंग वैल्यूज़. तीसरा लॉ बोल रहा था कि गवर्निंग वैल्यूज़ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उनका यूज़ करते हुए जीवन में कैसे संतुष्टि और यूनिटी लाई जा सकती है. अब हम पहुंच गए हैं 4th लॉ पे. लॉ 4 क्या कहता है, चलो पढ़ते हैं. लॉ 4, टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल वन मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन. टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल, किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन, आपको अपने आराम का क्षेत्र, कंफर्ट यानी आराम, जोन यानी क्षेत्र, दायरा, आपको अपने आराम के दायरे को छोड़ना होगा. एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन्स आर इजी टू अंडरस्टैंड. बाह्य, एक्सटर्नल यानी बाह्य और फिजिकल यानी शारीरिक. तो बाह्य रूप से जो शारीरिक आराम का दायरा है उसे समझना तो बहुत आसान है कि हम बैठे ही हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं, ये आसानी से समझ में आता है. बट दे आर नो मीन्स द ओनली टाइप ऑफ कंफर्ट जोन्स वी हैव. पर ये एक अकेला प्रकार नहीं है कंफर्ट जोन का जो हम जानते हैं या जो हमारे पास है. Sometimes we develop mental, emotional, social और psychological comfort zones. कई बार हम डेवलप कर लेते हैं यानी विकसित कर लेते हैं. मेंटल यानी मानसिक, इमोशनल यानी भावनात्मक, सोशल यानी सामाजिक और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल यानी मानसिक कंफर्ट जोन हम डेवलप कर लेते हैं. यानी ये चीज़ें हमको दिखती नहीं हैं. जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे आंखों के सामने पुस्तक रहती है, हम पढ़ रहे होते हैं, हम पूरा पैरा भी पढ़ जाते हैं लेकिन मस्तिष्क तक वो पैरा नहीं पहुंचता है. तो काम तो कर रहे हैं लेकिन हमने अपने मेंटल कंफर्ट जोन को छोड़ा नहीं है, इसलिए वो चीज़ हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच रही है. तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मेंटल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन विकसित कर लेते हैं. These can be much more difficult to leave than our physical comfort zone. ये जो डेवलप किए हुए कंफर्ट जोन है इनको छोड़ना ज़्यादा कठिन है बजाय शारीरिक कंफर्ट जोन को छोड़ने के. लीविंग अवर कंफर्ट जोन्स रिक्वायर एफर्ट एंड कमिटमेंट. आराम के दायरे को छोड़ने के लिए ज़रूरत होती है प्रयास की, एफर्ट यानी प्रयास, एंड कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता, कि जो कह दिया, जो सोच लिया, जो चाह लिया वो करना ही है. तो 4th लॉ में हमने पढ़ा कंफर्ट जोन के बारे में. नाउ कम टू लॉ 5. लॉ 5 कहता है डेली प्लानिंग लेवरेजेस टाइम थ्रू इंक्रीज्ड फोकस. डेली प्लानिंग, रोज़ जो प्लानिंग करते हैं कि आज क्या करना है, किस कार्य के बाद कौन सा कार्य होगा, इससे हमारा जो है फोकस यानी ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है. लेवरेजेस यानी होता है प्रभाव, जो काम व्यक्ति करता है उसका प्रभाव. तो जो भी काम हम करते हैं डेली प्लानिंग के थ्रू करते हैं तो उसका प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि काम भी हम फोकस्ड होके करते हैं, एकाग्रचित होके करते हैं. इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम इन सर्टेन एक्टिविटीज़ कैन फ्री अप टाइम
थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे। यदि हम थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं इन सर्टेन एक्टिविटीज़ कैन फ्री अप टाइम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे, और वो एक छोटा सा टाइम जो हमने इन्वेस्ट किया है कि प्लानिंग करने के लिए कि क्या करना है दिन भर हमें, तो हमें बहुत सारा टाइम हमारा फ्री अप यानी खाली समय मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास व्यवस्थित समय सारणी होती है कि हमें कितने समय पे क्या करना है। अ डेली प्लानिंग सेशन कैन एक्ट एज अ टाइम लेवल। रोज़ का जो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग यानी निर्धारण करना, प्लान करना, नीति बनाना कि क्या करना है, तो ये एक टाइम लेवल का काम करता है कि इस समय तक ये काम हो जाना चाहिए। द कॉस्ट इज़ स्मॉल, इसकी कीमत बहुत छोटी सी है। ओनली 10 to 15 minutes a day, but you will enjoy many benefits all day long, such as clearly defined task। ये जो डेली प्लानिंग है इसकी कीमत है सिर्फ दिन के 10 या 15 मिनट, पर आप दिन भर एक बड़े बहुत सारे फ़ायदे आपको पूरे दिन महसूस होंगे। और फ़ायदों में से एक है क्लियरली डिफाइंड टास्क, स्पष्ट रूप से निर्धारित कार्य, विथ डेडलाइंस। साथ में आप जब कार्य निर्धारित करेंगे तो साथ में डेडलाइंस भी रखेंगे कि अंतिम सीमा कब तक ये हो जाना चाहिए। इंक्रीज फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट टास्क, जब आप प्लानिंग बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा फोकस करेंगे उन कार्यों पर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेस टाइम स्पेंट बिटवीन प्रोजेक्ट्स एंड अ ग्रेटर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एट द एंड ऑफ द डे। आप प्रोजेक्ट्स पर कम समय देंगे, आपके जो कार्य हैं उन पर ज़्यादा समय देंगे, और दिन के अंत में आप एकम्प्लिशमेंट यानी संतुष्टि की भावना, पूर्णता की भावना महसूस करेंगे। तो ये जो डेली प्लानिंग है वो आपको बहुत अच्छे से आपके कार्यों के निर्धारण को प्रेरित करती है। नेक्स्ट लॉ है लॉ 6th लॉ कहता है योर बिहेवियर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू ट्रूली बिलीव। आपका व्यवहार रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब होता है उस चीज़ का जो आप सही में विश्वास करते हैं। जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हैं वो चीज़ आपके व्यवहार में झलकने लगती है। All of us have had instances where we thought we believe something to be true, but in fact we are doing nothing about it. All of us have had instances, कई उदाहरण हैं हम सबके पास। इंस्टेंसेस यानी उदाहरण, घटनाएं हमारे जीवन में हैं, कई उदाहरण हैं। वेयर वी थॉट वी बिलीव समथिंग टू बी ट्रू, जहाँ पर हम सोचते हैं कि कोई चीज़ ये सही है, बट इन फैक्ट वी आर डूइंग नथिंग अबाउट इट। पर सही बात यह है कि जो सच है, सही है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। What often happens is that we have another belief at work that is overriding or negating the belief we consciously know is true। तो होता क्या है कि हमारे मस्तिष्क में कोई और चीज़ रहती है जिसको हम बोलते हैं कि ये सही होना चाहिए। कार्य के समय अलग विश्वास होता है, और that is overriding or negating the belief we consciously know is true। मतलब सब जानते हैं कि चोरी करना पाप है, लेकिन चाहे वो समय की चोरी हो, चाहे वो काम की चोरी हो, जब काम की बात आती है तो हमारे आदर्श और हमारा व्यवहार दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो जो हमारी बिलीफ है उस पर हमारे कार्य नेगेट करते हैं, यानी उसको नकारात्मक रूप से उस पर ओवरराइड हो जाते हैं, उसके ऊपर ज़बरदस्ती हावी हो जाते हैं। तो दो अलग अलग चीज़ें एक साथ एक व्यक्तित्व में देखने को मिलती हैं। इफ़ वी कैन रिमूव द डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ देन आवर बिहेवियर विल स्टार्ट टू कम इन लाइन विद द करेक्ट बिलीफ। यदि हम जो डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ हैं, बहुत गहरे तक बैठी हुई गलत विश्वास हैं, उनको रिमूव करते हैं, उनको हटा देते हैं,
then our behavior will start to come in line with the correct belief. तो हमारा बिहेवियर, व्यवहार जो है वो सही राह पर, सही आस्था के साथ सामने आने लगेगा, यानी वो दोनों एक होने लगेंगे, हमारा व्यवहार और हमारी आस्था एक लाइन पे आ जाएंगे. इन जनरल our behavior reflects what we really believe, and if our behavior doesn't reflect a consciously stated belief, we should take a careful look at our conflicting beliefs. हमारा व्यवहार, our behavior reflects what we really believe, हमारा व्यवहार वह प्रदर्शित करता है जो हम यथार्थ में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं. एंड इफ़ आवर बिहेवियर डजंट रिफ्लेक्ट अ कॉन्शियसली सीटेड बिलीफ, वी शुड टेक अ केयरफुल लुक एट आवर कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ. और यदि हमारा व्यवहार उस चीज़ को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है जिसको हम चैतन्य रूप से, कॉन्शियसली यानी चैतन्य रूप से विश्वास करते हैं जिस पर, तो हमें हमारे वी शुड टेक अ केयरफुल लुक एट आवर कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ. तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हैं जो कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष उत्पन्न कर रही हैं हमारे आस्था में, यानी हमारी बिहेवियर और हमारी आस्था यदि एक नहीं है तो हमको हमारी आस्थाओं पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो सही रूप में रिफ्लेक्ट हों, सही रूप में हम हमारे व्यक्तित्व को एक रूप बना सकें. नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ 7. लॉ 7 क्या कहता है? यू सेटिस्फाई नीड्स व्हेन योर बिलीव्स आर इन लाइन विथ रियलिटी. आप अपनी आवश्यकताओं को तब पूरा कर पाते हैं जब आपकी आस्थाएं एक रूप होती हैं, एक लाइन में होती हैं यथार्थ के साथ. यानी आवश्यकता तब पूर्ण होती है जब आस्था और यथार्थ एक होती है. हाउ कैन यू टेल वेदर अ बिलीफ, एटीट्यूड और ओपिनियन इज़ करेक्ट. अब प्रश्न उठता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई विश्वास, बिलीफ यानी विश्वास, आस्था, एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, ओपिनियन यानी विचार, ये सब सही हैं, कैसे पहचानेंगे? आंसर है, इफ़ द रिजल्ट ऑफ योर बिहेवियर मीट वन और मोर ऑफ योर बेसिक नीड्स, यू प्रोबेबली हैव अ करेक्ट बिलीफ. यदि आपके बिहेवियर का परिणाम, बिहेवियर यानी आपके व्यवहार का परिणाम से आपकी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो रही हैं, बेसिक नीड्स, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, यू प्रोबेबली हैव अ करेक्ट बिलीफ, तो शायद आपके पास सही आस्था है. कन्वर्सली यानी इसके विपरीत, इफ़ द रिजल्ट डू नॉट मीट योर नीड, यू कैन बेट द बिलीफ इन क्वेश्चन इज़ इनकरेक्ट. यदि परिणाम ये है कि आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं आपके व्यवहार से, तो इसका मतलब है कि आपकी आस्था गलत है. ये इसके लिए यू कैन बेट यानी आप शर्त लगा सकते हैं कि हाँ, आप उस समय पर गलत हैं. इफ़ वी कैन अटैक इनकरेक्ट बिलीव्स एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स विदाउट अटैकिंग आवरसेल्व्स और अदर्स, वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स वी फेस. यदि हम हमारी गलत आस्थाओं पर अटैक करते हैं, हमारे डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को अटैक करके सुधारते हैं, विदाउट अटैकिंग आवरसेल्व्स और अदर्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि खुद पर अटैक किए बगैर यदि हम अपने व्यवहार पर और गलत आस्थाओं पर सुधार करते हैं, वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस, हम बहुत सारे मानवीय संबंधों को सुधार सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं. एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम वी फेस, और जो प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम है, उत्पादन क्षमता है जिसका हम सामना कर रहे हैं, उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं. अब हमारे पास 3 लॉज और बचे हैं,
पर टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में हम बाकी के 3 लॉज पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारे सेवन लॉज हम कंप्लीट कर चुके हैं। टू कंटिन्यू द लेसन, डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।